तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स डे स्पेशल। जी हाँ, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स डे स्पेशल शो आपके लिए यहाँ पे लाइन अप किया हुआ है। लेट इसलिए किया है क्योंकि काफी जगह पर काफी इवेंट्स पे हम लोग गए थे, आज कुछ विजिट्स दी, काफी स्पोर्ट्स डे के प्रोग्राम्स अटेंड किए, जिसके साथ हम यहाँ पे आए हैं। और अब जो है इस रात को आपके लिए जो है ये कमिटमेंट है यार दोस्तों हम लोगों का कि आप लोगों के लिए रात को भी हम ये स्पोर्ट्स डे स्पेशल जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको शायद रात को ही अपलोड हो, आपको दूसरे दिन मिले, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्योंकि काफी सारी कमिटमेंट थी, इसलिए हम जो है आज रात को ये अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बहुत सारा मेंशन करना चाहेंगे सभी लोगों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट दिया है। सबसे पहले इप्सा वर्ल्ड गेम्स के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा जो भी अदर इवेंट्स में हमें सपोर्ट करते रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करेंगे आज स्पोर्ट्स डे के स्पेशल, यानी कि स्पोर्ट्स पे हमारा भारत का जो 75 साल के स्वर्णिम इतिहास रहे हैं और फ्यूचर में हम क्या अचीव कर सकते हैं उस पर। और हमारे साथ जो है बात करने के लिए पलाश भाई, आकाश भाई, सूरज भाई जुड़ चुके हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अनमोल जी। और आगे चलते हैं। सूरज भाई, आपका आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। जी अभी आ रहा है। हाँ हाँ, परफेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अभी गया हो गया, चलिए चलते हैं आगे। हम आगे चलते हैं। सूरज भाई, आपकी राय हम बीच में लेते रहेंगे ऑफ कोर्स। तो हम बात कर रहे हैं सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब 75 सालों में भारत के कुछ ऐतिहासिक पल। हमारा ध्यान क्रिकेट पे रहेगा, हॉकी पे भी रहेगा। तो 1948 की हॉकी गोल्ड मेडल से शुरू करेंगे, जहां पे किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आजादी के बाद। और आजादी के 1 साल के अंदर किसी देश को गोल्ड मेडल मिल जाए तो उस देश के वासियों को कैसा फील होता होगा। पलाश भाई, आप बता ही सकते हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका कोई स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल मिल जाता है तो आपके पूरे देश में किस तरह का माहौल बन जाता है। और वो भी उन्हीं के जी घर में जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा था उतने समय से, जिनसे आपने आजादी ली थी। उन्हीं के घर में, उन्हीं की राजधानी में जाके आप जब गोल्ड जीतते हो तो पूरे देश का जो माहौल है वो किस तरह से बन जाता है। जी देखिए, यदि इंग्लैंड में यदि अंग्रेजों के घर पे जाके हम यदि अ, इस तरह का गोल्ड मेडल यदि हम जीतते हैं, जहाँ से जो देश हम पर गुलाम करके रखा गया था, जो जिस देश ने हमको, तो उस देश पे जाके यदि हम ये गोल्ड मेडल जीतते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत बड़ा इंजॉयमेंट जो हमारे देशवासियों के लिए रहता है, वो इंजॉय का दिन होता है। बहुत बड़ा बहुत अच्छा माहौल देखा जा सकता है उसमें, क्योंकि ये एक देखा जाए ना तो ये एक बदले जैसा होता है, युद्ध से नहीं बल्कि हम गोल्ड मेडल जीत के ये बदला पूरा कर सकते हैं, बदला बराबर कर सकते हैं। हिसाब जिसे कहते हैं हम, हिसाब चुकता जब जब कहते हैं हम, तो ये हिसाब बराबर वाली बात होती है। और इस तरीके का माहौल जब बनता है ना, तो देश में बहुत खुशी का वातावरण होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस तरह से इस बार हमने देखा कि चंद्रयान का आपने देखा कि सफलतापूर्वक लैंड हो गया चंद्रयान जी, सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड हुआ लैंडिंग था किया हमने। चंद्रयान। जिस तरीके से सभी स्पोर्ट्स वासी, जो स्पोर्ट्स प्रेमी जो थे, जो स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी थे, सभी ने सैल्यूट किया था उस चंद्रयान को, जब चंद्रयान लैंड हुआ था इसरो को, जी हाँ, बहुत सारी सफलतापूर्वक। शुभकामनाएं इसरो को मिली थी सबकी तरफ से। इसरो को सभी जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, चाहे क्रिकेटर हो, हॉकी प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, सभी बैडमिंटन प्लेयर, या फॉर सभी दैट ने। मैटर पूरा देश ही पकड़ लो, चाहे आप दक्षिण हाँ से तो आते हो, उत्तर से आते हो, सब खुश थे। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लैंड किया, सफलतापूर्वक लैंड किया था, ये इसरो की बहुत तारीफ हुई। जिधर उधर देखो तो इसरो की बहुत तारीफ हुई। ठीक उस प्रकार जब स्पोर्ट्स में किसी ने गोल्ड मेडल जीत के लाया, तो उस तरीके का माहौल होता है जिस तरह चंद्रयान के समय माहौल रहा था देश में। उसी तरीके का माहौल बन जाता है।
क्योंकि इस बार एशिया कप है, वर्ल्ड कप है वनडे का। तो ये चंद्रयान जब लैंड किया था तो वही खुशी थी, जिस तरीके की वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, जिस प्रकार तब खुशी मिलती है, उस प्रकार ही वो खुशी मिली थी। और उम्मीद है कि इस बार भी और एक खुशी तो मिल गई है, लेकिन दूसरी भी खुशी देशवासियों को मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आने वाले वर्ल्ड कप जो देखा जा सकता है, आने वाला जो वर्ल्ड कप है 5 अक्टूबर से शुरू होना है, तो उसमें भी यही खुशी देखी जा सकती है यदि वर्ल्ड कप जीतते हैं टीम इंडिया तो यही स्पोर्ट्स डे में हो सकता है। ये स्पोर्ट्स डे से जुड़ी हुई ये बातें निकल कर आ सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि आप जब एक स्पोर्ट है ना, वो स्पोर्ट्स पूरे देश को इकट्ठा करता है, चाहे आप कहाँ से भी हो। जब आपके जैसे मीराबाई चानू है, वो मणिपुर से आती है, जब वो गोल्ड जीतती हैं तो सिल्वर जीतती हैं या कुछ भी करती हैं तो पूरे भारत को आनंद होता है। वैसे ही नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो पूरे भारत को आनंद होता है। और ऐसे ही हम क्या उदाहरण दे लें, कोई भी हमारा स्पोर्ट्स पर्सन अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमारे जो है भारत को आनंद होता है। अभी हमारी ब्लाइंड वुमेन्स टीम, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो आप देख लीजिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे लोग भी उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो पूरे भारत को बिल्कुल, आनंद होता है। और यही स्पोर्ट्स की जो है बिल्कुल, खास बात रही है। अगर हम आगे बिल्कुल। चले बात, तो एक और भाई, उस टाइम पे तो हमारी फुटबॉल टीम भी क्या ही खतरनाक हुआ करती थी। और 1960 के एशियन गेम्स में जब हमने यहाँ पे जो है वो गेम हुए थे कतर, और वहां पे हमने उन्हीं की टीम को हराया था फुटबॉल में जाके। फुटबॉल में उस टाइम पे हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी, और उसमें ये भी था कि बाकी टीमें तो जूते में खेलती थी, पर हमारी टीम के पास उतने पैसे नहीं थे हमारे देश के पास। तो हमारे जो प्लेयर्स थे वो नंगे पैर मैच खेले थे और फाइनल जीत के लाए थे। इस इवेंट के बारे में पला आकाश भाई, मतलब ये पूरे देश को ऐसे ऐतिहासिक मौका था, जिसके बारे में अगर आपके पास पैसे भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपके पास जज्बा हो बस खेलने का, तो आप उस जज्बे से कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे देश के फुटबॉलर ने दिखाया था हमें। जी अनमोल जी, और ऐसा करना वो काफी अच्छा होता है और पूरे गौरव की बात थी इंडिया के लिए और पूरे स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए, जी हाँ, क्योंकि उसके तो जो है उस एशियन गेम्स की जो मेमोरीज हैं, चुन्नी गोस्वामी ऐसे प्लेयर जो इतने लेजेंड रहे थे फुटबॉल के, वो हमेशा वो बताते रहते हैं, अभी भी वो जीवित हैं। और जब आपको याद हो कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और स्टार स्पोर्ट्स ऐसे इवेंट को प्रीमियर करता है, तब हमेशा उनके इंटरव्यू की वो क्लिप दर्शाई जाती है कि कितना मुश्किल था उनके कंडीशंस में, जब वहां पे एशियन गेम्स खेले जा रहे थे, और वहां पे जीतना और होम टीम के अगेंस्ट जीतना बहुत ज्यादा बेहतरीन था। और नंगे पैर जीतना वो तो और ज्यादा स्पेशल रहा था। मतलब आपके पास पैसे भी ना थे तो भी आपका जो जज्बा था, उसके दम पे आपने जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद देखिए हमारे फुटबॉल का लगातार डाउनफॉल हुआ। अब जाके हम वापस एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं, तो उम्मीद है इस बार भी भारतीय फुटबॉल टीम से अच्छी है कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। आगे चलते हैं। 1954 में मिल्खा सिंह का प्रदर्शन, हालांकि वो गोल्ड मेडल तो जीत नहीं पाए। एशियन गेम्स में तो वो लगातार जीत रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो लगातार जीत रहे थे, ओलंपिक्स में वो मेडल नहीं ले पाए। लेकिन जो उनका रिकॉर्ड रहा, जो वो रेस 100 मीटर्स के दौड़े थे, वो उनका नाम जो है उस रेस की वजह से अजर अमर हो गया। सूरज भाई, मिल्खा सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी अभी अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले हमने उनको खोया है, उस बेहतरीन रनर को, उस बेहतरीन एथलीट को, जिसको जो है हम उड़ता शेर भी कहा करते थे। और जिस तरह से वो दौड़ते थे, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। और जो है ये कहना होगा कि एक ऐतिहासिक पल हुआ करते थे। जिस तरह से मिल्खा सिंह ने वो ओलंपिक्स में प्रदर्शन किया था, वो जो ऐतिहासिक ड्रीम रेस जो उन्होंने दौड़ी थी 100 मीटर्स की, जहां पे चौथा फिनिश किया था उन्होंने, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ फिनिश किया था 40। तो यह यहाँ पे आप क्या कहेंगे सूरज भाई, उस बेहतरीन ऐतिहासिक इवेंट के बारे में जो मिल्खा सिंह ने दौड़ी थी, उस रेस के बारे में? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज हम मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने 400 से अधिक गोल करते हुए 185 मैच में अपना
नेतृत्व किया है। तो आपने मिल्खा सिंह जी के बारे में पूछा, जी बिल्कुल, वो एक बेहतरीन लेजेंड थे, भारत के बहुत अच्छे रनर्स थे। और जैसा अभी आपने बताया, चौथा पोजीशन उन्होंने हासिल किया, और ये बड़ी गर्व की बात थी हमारे सभी देशवासियों के लिए। अगर आज देखिए ना अनमोल जी, हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे रनर भी हैं जो हमारे लिए मेडल मेडल है जो जीत के लाते हैं। अभी आप एशियन गेम्स में कुछ रनर्स को देखेंगे। जी हाँ, रनिंग के स्पोर्ट्स में अभी हमारा बेहतरीन नाम चल रहा है। अभी जो हमारी एथलेटिक्स चैंपियन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, वहां पे हमारे 4x400 मीटर्स मेंस रिले टीम ने जो है चौथा स्थान हासिल किया था। रनिंग में धीरे धीरे हम जो है पांचवा स्थान हासिल किया था। जमैका की टीम से बस थोड़े ही इंचेस से रह गए थे। और जमैका, आपको याद होगा कि वो तो हुसैन बोल्ट की जगह है भाई। हुसैन बोल्ट के मूल पैतृक हुसैन बोल्ट भाई जमैका के थे। तो वहाँ उनके पास तो एक लेगेसी है रनिंग स्पोर्ट्स की। लेकिन हमारे पास उतना कुछ नहीं होके भी हमने उस टीम को भी टक्कर दी थी, तो ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं हम, पलाश भाई, आकाश भाई, आगे के इवेंट्स पे हम बात करेंगे। तो उसमें 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जो हमें हमारे मेमोरीज में आता है, जब हमने पाकिस्तान को फाइनल्स में हराया था। जिस तरह से वो वर्ल्ड कप रहा था, और आप पाकिस्तान को, आपके जो चिर प्रतिद्वंदी है, आप उनको हराते हो, तो उसके बाद आप फाइनल्स में पहुंच के वर्ल्ड कप जीतते हो, तो वो कितना ज्यादा इवेंटफुल रहा था। क्योंकि आप अभी 4 साल पहले ही, मतलब 1971 में आपने जंग लड़ी थी, वो जंग आप जीते थे। और 1975 में आपने उनको एक बार फिर हराया था। वो पूरे देश के लिए कितनी गर्व की बात थी, क्योंकि उससे पहले तक तो क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को इतनी ज्यादा व्यूअरशिप या अटेंशन नहीं मिलती थी। पर हॉकी के मैचेस में हमारी निगाहें होती थी, उस समय पूरे देश की निगाहें थी। तो वो कितना खास मोमेंट था पलाश जी। जी हाँ, बहुत ही ख़ास मोमेंट था, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि 1971 में हमारी जो जंग थी, और फिर 1975 में जो फाइनल में हमने जिस तरीके से मात दी थी अपोजिशन टीम को, तो ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था टीम इंडिया के लिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसे जब मोमेंट आते हैं ना, तो ये बहुत ही देश के लिए गौरवशाली मोमेंट होते हैं। बहुत गौरव की बात होती है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि शुरुआत में तो स्पोर्ट्स में उतना उतना प्राधान्य नहीं दिया जाता था, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे स्पोर्ट्स आगे बढ़ा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पोर्ट्स को माना गया, और स्पोर्ट्स की वजह से जो देश है वो लगातार गौरवशाली बनता गया। और स्पोर्ट्स में एक और बात अच्छी लगी कि आगे जाके स्पोर्ट्स में हर फॉर्मेट, हर खेलों में, हर खेल के लिए महिलाओं को प्राधान्य दिया गया, महिलाओं को भी आगे बढ़ाया गया। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि पहले के समय में स्पोर्ट्स में सिर्फ पुरुष टीम ही खेली जाती थी, पुरुष पुरुष टीम की टीम होती थी। लेकिन फिर आगे जाके जैसे जैसे स्पोर्ट्स आगे बढ़ा, और महिलाओं को भी प्राधान्य दिया गया, महिलाओं को भी हर खेलों के लिए तैयार किया गया। और आज देखिए तो विमेंस की क्रिकेट टीम भी है, बैडमिंटन टीम भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विमेंस टीम भी तैयार हुई हर स्पोर्ट्स के लिए। और मुझे लगता है कि आगे भी जाके और विमेंस टीम को हर खेल के लिए और भी ज़्यादा मात्रा में प्राधान्य मिलेगा। तो दादा, ये मैं यहाँ हमारे पर लिए एक गर्व की बात बात है। ऐड करना चाहूँगा। जी, पलाश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मज़ा पाकिस्तान को हराने में किसी स्पोर्ट्स में नहीं है ना, मतलब जो मज़ा पाकिस्तान को हराने में है हर एक स्पोर्ट्स में, वो मज़ा किसी और टीम को हराने में नहीं है। जैसे आपने बताया 1975 में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, और अभी हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से रोका। उसके बाद हमारी विमेन्स टीम ने जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान को हराया, वर्ल्ड कप में हराया, हमारी विमेन्स टीम भी लगातार अच्छा काम कर रही है। अभी आप जावलिन थ्रो में देख लीजिए, अगर सेकंड नंबर पे अगर कोई आया था तो वो पाकिस्तान का ही खिलाड़ी था, नदीम। हालांकि उन्होंने 87 पॉइंट कुछ का थ्रो किया था, और हमारे लेकिन नीरज वो चोपड़ा 1 मीटर कुछ ही दूर कदम थे दूर थे। नीरज चोपड़ा से। तो बिल्कुल हाँ, सही आपने बोला, नदीम अरशद है, 88.17 पाकिस्तान से आते हैं, नदीम सेकंड अरशद, पोजीशन जिनको मिला था।
88.7 का थ्रो इन्होंने किया था नीरज चोपड़ा ने, बट कमबैक उन्होंने लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मजबूत होता है इनको हराने में। जी हाँ, आगे चलते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स, अभी तो 1983, ये टॉपिक शायद हम सबके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जो बिल्कुल 1983 के वर्ल्ड कप ने किया, शायद वो भारतीय स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एक इतिहास रच दिया गया था। एक नए खेल के रूप में क्रिकेट को वो जो पहचान थी, वो 1983 वर्ल्ड कप के उस जीत से मिली थी। लेकिन उससे भी पहले 1983 में जो जिम्बाब्वे के साथ वाला मैच था, आपका करो करो और मरो का मुकाबला है, और आते ही आपके 16 रन के अंदर अंदर आपके 4-5 बैटर आउट हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें वो टेलीवाइज अभी कभी भी उसकी हाइलाइट्स नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टेलीविजन के उस टाइम में जो है हड़ताल चल रहे थे, और किसी भी टेलीविजन ग्रुप ने उस मैच को कवर नहीं किया था। काफी ज्यादा निराशाजनक बात है। लेकिन 16 पे 5 आउट होने के बाद कपिल देव की वो पारी, मतलब भारत के लिए ऐतिहासिक पारी, करो या मरो वाली स्थिति से निकाल कर हमारे कप्तान ने भारत को यहाँ तक पहुंचाया है। मुझे लगता है उस एक इनिंग ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर और तकदीर और हालात तीनों बदल दिए। आकाश जी, पलाश जी और सूरज भाई, आप तीनों भी वर्ल्ड कप के बारे में आराम से डिटेल में बात कर सकते हैं। तो हम बात बिल्कुल करेंगे मैं 1983 बिल्कुल वर्ल्ड कप में आप लोगों के जो टॉप मोमेंट्स है, आप शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन से लम्हे हैं वो पसंद आए 1983 वर्ल्ड कप। 1983 का मैं अपना एक लम्हा शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी अपने भारत और जिम्बाब्वे की बात की है, 16 रन पर 5 विकेट गए थे। उसके पहले मैंने ऐसा सुना है कपिल देव जी जो है वो नहा रहे थे, और मदन लाल नहीं, और वो तो बाकी साथी एक्चुअली लगा। देखो, हमारे ना हाँ फिल्मों में कुछ भी बताया जाता है, एक्चुअली में यस हाँ कपिल बट देव आराम कर रहे थे। नहा हाँ वहाना ये जो है फिल्मों में कुछ हाँ ज्यादा तो ही बताया जाता है। हाँ यहाँ बिल्कुल, नहाना तो उस वहाना हिसाब ये से सिर्फ कहानी, बहाना। हाँ तो उस नहाना हिसाब वहाना से ये नहाना बहाने कहानी वहाना होता थी नहीं है। कि कहा, वो कपिल देव बता रहे आराम थे कर कि रहे थे, लेकिन हाँ आराम कर लेकिन रहे थे। कि हाँ, वो वो पूछ रहे आराम थे कर कि रहे अभी थे, कितने लेकिन विकेट ऐसा। गए, और बाद में जो उन्होंने पार्टनरशिप की ना 175 बनाए, और वो बहुत ही लाजवाब मतलब रन्स उन्होंने बनाए थे। मजा आ गया था उस इनिंग, मतलब वो जब मैंने सुना, बहुत सारी वीडियोस की जो बहुत सारी वीडियोस में इस इनिंग्स के बारे में चर्चा की गई है। तो मजा आया जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप की, संदीप पाटिल के साथ पार्टनरशिप की, सैयद किरमानी जी के साथ पार्टनरशिप की, अ, और ऐसे बड़े लेजेंड्स के बारे में मैं सुनता हूँ तो बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है। ये भी ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि जो द ग्रेट लेजेंड कपिल देव की जो पारी थी, वहां से ऐसे मुश्किलों में, ऐसे मुश्किल हालात में टीम को आगे लेकर जाना, ऐसे मुश्किल हालात से निकालना, और टीम को फिर बाद में उस लक्ष्य तक, उस सम्मानजनक जनक लक्ष्य तक पहुंचाना टीम को, और फिर वहां से जो संघर्ष जो था वो थोड़ा सा कम हुआ टीम का। और ये कपिल देव के सबसे बहुत ही बढ़िया शानदार और शानदार पारी थी ये। मेरे लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट था, द ग्रेट लेजेंड कपिल देव की पारी। जी हाँ, बिल्कुल, द ग्रेट लेजेंड कपिल देव की वो पारी। आकाश भाई, आपके लिए क्या लम्हा रहा 1983 वर्ल्ड कप से? हालांकि वो लॉस्ट के बालकनी में बैठ के मैच देख रहे थे, फाइनल मुकाबला था उस समय चालू, और वहां से कपिल देव ने शॉट, कपिल को देव ही थे यार, लास्ट में बैटिंग कर रहे थे, नहीं नहीं, जब फिनिश कर रहे थे नहीं मुकाबला। नहीं, इंडिया लॉर्ड्स में 183 डिफेंड कर रहा था फाइनल, 183 रन हमें यस रोकने यस थे। यस। उस समय जो फाइनल जीता उसके मोमेंट्स कुछ बढ़िया थे। वो पहला मोमेंट्स अच्छा था, और ट्रॉफी उठाना कप्तान और टीम के लिए काफी गौरव की बात होती है ये। जी हाँ, और तो उस पूरे उस समय टूर्नामेंट की में आपको बड़ी बात बता थी देता सबको। हूँ कि वेस्ट सर इंडीज ऐसा मतलब कहते हैं जब उस समय बैटिंग कर वेस्ट रहे इंडीज थे सबसे अच्छी विवियन फॉर्म में थी। रिचर्ड्स, हाँ उनको आउट करने जी के लिए, मतलब मदन लाल जी ने कहा था कि अब मैं बॉलिंग करूंगा, और कपिल देव जी ने उन्हें बॉलिंग दी और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद जो जी, सेलिब्रेशन उनका हुआ वो लाजवाब सेलिब्रेशन एक्चुअली था। में वहां पे जो है उस विकेट के बाद जो है, वेव रिचर्ड्स के उस विकेट के बाद जो है, इंडिया में ऐसा माहौल बन गया कि यार अब तो देखिए मैच हमारा है, मतलब जिस लेवल से कि हम जीत सकते हैं, अब हम जीत सकते हैं, इस तरह का प्रदर्शन आया है। और अब बिल्कुल उस टीम क्योंकि में देखें ना, तो उस टीम में जी अब प्लेयर्स भी अलग ही, मतलब जो लेजेंड्स हैं, हर एक कैरेक्टर ही अलग था। रवि शास्त्री,
आप उठा के देख ले, आपके पास सुनील गावस्कर है, आपके पास देखिए यशपाल शर्मा लेजेंड के को रूप आप में उठा लीजिए, मोहिंदर श्रीकांत हैं। अमरनाथ को हम नहीं भूल सकते। हाँ, जी, श्रीकांत। मोहिंदर अमरनाथ थे, उसके अलावा स्टुअर्ट बेनी भी मौजूद थे वहां पे। आपके सॉरी, रॉजर रॉजर बेनी, भी नहीं, स्टुअर्ट रॉजर बेनी भी के नहीं। पिता, स्टुअर्ट बेनी के पिता हैं। रजत भी नहीं, हाँ। रॉजर बेनी, जी हाँ, वो मौजूद हाँ। रहे थे। वो उस पूरी टीम में संदीप पाटिल थे, सैयद किरमानी थे, और लेजेंड्स यार। मतलब आप उनके कंट्रीब्यूशन, कपिल देव जो हमारे कप्तान है, ऑफ कोर्स उनके कंट्रीब्यूशन, मदन लाल सर, इनके कंट्रीब्यूशंस आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो जो मेमोरीज ऑफ द 1983 वर्ल्ड कप आप कभी नहीं भूल सकते हो। वो ओवरऑल बहुत जबरदस्त मेमोरीज है, मतलब जो टारगेट अनबिलीवेबल। डिफेंस करना इतने वो भी कम नहीं पैसे खेलते थे हमारे बीसीसीआई के उस टाइम पास, इतने कम पैसे थे कि हम लोग जो है हमारे प्लेयर्स को तक हम अच्छे से जो है स्वागत नहीं कर पाते थे, प्लेयर्स तक को हम रिवॉर्ड नहीं दे सकते थे। तो मुझे याद है कि बीसीसीआई के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हमारे तरफ एक तिकड़म लगाएगी कि लता मंगेशकर जी का एक कॉन्सर्ट रखा गया वहां पे दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में। और वो एक फंड रेज इवेंट बनाएगा कि भाई जो हमारे लोग हैं, लता मंगेशकर को जो लोग भी सुनने आएंगे, वो कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे, वो कॉन्सर्ट को पैसे देंगे। और वो जो पैसे थे, जो पैसे लोगों ने दिए, उनसे भारतीय जो प्लेयर्स थे जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उनका स्वागत किया गया। तो कई कई हम लोग जो है ऐसे लम्हात से गए हैं कि लोग जो सोचते हैं कि आज जो भारत के बीसीसीआई के पास ताकत है, उस टाइम पे हम लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। हम लोग भी काफी बुरी स्थितियों में रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे पास वो जो 1983 वर्ल्ड कप है, हमेशा से अगर आप कहीं भी जो है मझधार में फंसे रहते हैं, तो आप 1983 वर्ल्ड कप की तरफ देखते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं यार, ये अगर यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर अभी तो हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, अभी तो हम बिल्कुल ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मेरे को लगता है काफी सारे स्पोर्ट इवेंट्स हैं, और हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मेरे को जो मेमोरीज है, पीटी उषा, ऑफ कोर्स उन्होंने जिस तरह से भारत के लिए प्रदर्शन किया एथलेटिक्स में, वो एज अ वुमेन आई, फीमेल जो है, फीमेल जो कह सकते पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा उसकी वजह से, वो उनका जो मूवमेंट्स रहा वो जबरदस्त रहा। उसके अलावा हम देखें तो 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वो कुछ अद्भुत कारनामा करके दिखाया, जो कि वेट लिफ्टिंग का एक्चुअल ग्लैमर है। मतलब मीराबाई चानू से भी पहले कोई अगर कोई वेट लिफ्टर थी जिसको पूरे भारत में जो है सम्मान मिला, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, लाजवाब वेट लिफ्टिंग में उनके द्वारा जो इतिहास रचे गए, अनबिलीवेबल थे। फिर जो है उस टाइम पे अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी प्लेयर्स, एथलीट्स भी हमारे पास आई, मैरी कॉम जैसी एथलीट्स भी नजर आई, जिन्होंने तो कॉमनवेल्थ गेम्स और बहुत जगह पर कमाल करके दिखाया। और फिर वुमेन्स के लिए ग्लैमर और जोड़ने मिले। वहां पे पहले तो सुशील कुमार भी नजर आए, जो कि ओलंपिक्स में रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए जो है ऑफ कोर्स हमारा ट्रेडिशनल गढ़ हुआ करता था। बहुत समय से कुश्ती में हमने जो है मेडल जीते थे, पर एक्चुअल ग्लैमर सुशील बिल्कुल, ने हम दिया। उसके विनेश अलावा हम फोगाट को भी देखें नहीं तो भूल सकते हैं दादा। विनेश फोगाट वहां ने भी उसके एक समय बड़ा महत्वपूर्ण। 2004-8 शूटिंग में देखिए आप क्या प्रदर्शन आया। राजवर्धन सिंह राठौड़ का पहले उनका सिल्वर, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा, वो बने भारत के लिए पहले वैयक्तिक गोल्ड मेडल जीतने वाले, सोलो गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर। वो बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना में जाके जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल उठाया था, पूरे भारत के लिए एक गर्व का मौका था। इससे पहले तक हमने टीम इवेंट्स में गोल्ड जीता था। ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया आपको, हॉकी में हमने काफी गोल्ड जीते हैं ओलंपिक्स में, लेकिन किसी खिलाड़ी ने खुद गोल्ड मेडल जीतना, और वो भी उस समय वो बहुत पीछे चल रहे थे शूटिंग के उस राउंड में, अंतिम समय में आके उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अर्जित किया था। तो मुझे लगता है कि उस समय पे वैयक्तिक गोल्ड मेडल जीतना, मतलब खुद के लिए गोल्ड मेडल, खुद अकेले आके बिना मतलब टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतना, भारत के स्पोर्टिंग हिस्ट्री की जो है दिशा बदलने वाला था। और उस दिशा को फिर बदला उन्होंने। और अब देखिए शूटिंग कितना पॉपुलर हो रखा है। यहाँ पे देखिए कितने टैलेंटेड टैलेंटेड मनु भाकर जैसे लोग आ रहे हैं, सौरभ जैसे लोग आ रहे हैं, जो कि काफी यंगस्टर्स हैं, लेकिन जबरदस्त शूटिंग में एक के बाद एक नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और हमारी शूटर्स जो है ओलंपिक्स में अच्छा नहीं किए थे, जो भी कुछ इश्यूज आ गए थे, जो राइफल के इश्यूज थे, जो भी इश्यूज थे, लेकिन अब
उन शूटर से इस 2024 के बिल्कुल, पैरास्टाइलिश ओलंपिक्स मैं में एक बात बहुत सारी बताना उम्मीदें चाहूँगा रख दादा, रहे हैं हाल हम। ही में तो सूरज भाई अभी और अमनप्रीत आप सिंह सब ने तीनों, 25 मीटर स्टैंडर्ड में 25 पिस्टल स्टैंडर्ड में गोल्ड मेडल जीता है दादा। हाँ, और जिस तरह से वो देखिए वहां पे अगर आप राउंड्स उठा के देख ले तो पहले 3 राउंड से बहुत पीछे थे अभिनव। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वापसी की और जो उन्होंने गोल्ड अर्जित किया, भारत के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाला वो मौका था। और फिर देखिए हमारे स्पोर्टिंग हिस्ट्री में काफी कुछ आया है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं, जब एक नया फॉर्मेट, बहुत यंग टीम और नए कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन। पलाश भाई क्या कहेंगे उसके बारे में आप, जिस तरह से जी वो हाँ। फाइनल जब ओवर, उस टूर्नामेंट जी में जो 6-6, उस टूर्नामेंट जी में हाँ, कई ऐसी चीजें हुई जो वो शायद हम टूर्नामेंट कभी तो नहीं भूल बहुत सकते। ही शानदार था भारत के लिए, तो बहुत ही शानदार था और गौरवशाली टूर्नामेंट था, क्योंकि उस टूर्नामेंट में 6 छक्के लगाए थे। वहाँ पर फिर रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ और महेंद्र सिंह धोनी एक नए कप्तान थे उस दौरान। एक एक युवा कप्तान माने गए थे महेंद्र सिंह धोनी, और उनके नेतृत्व में वो टीम चुनी गई थी। किसी को नहीं लग रहा था कि उनको कप्तानी दी जा सकती है और अचानक से ऐसी टीम भेजी जा सकती है। एक नई टीम भेजी गई थी उस दौरान। तो वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था भारत के लिए। कहे तो बहुत ही और सक्सेस टूर्नामेंट रहा भारत के लिए, क्योंकि वहाँ से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो भारत ने जीत के लाया, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2011 का भी वर्ल्ड कप उसी प्रकार बहुत ही शानदार रहा। T20 वर्ल्ड कप तो वो 2007 का था और वनडे वर्ल्ड कप 2011 में, वहाँ पर भी महेंद्र सिंह नहीं, धोनी ही वनडे में तो चमके। हम आएंगे, वनडे में तो हम आएंगे, T20 पे स्पेसिफिकली, क्योंकि वो देखिए क्या ही टूर्नामेंट रहा। 6-6 युवराज सिंह के, उसके अलावा वो जो बॉल आउट पहले मैच में हुआ था जब टाई हुआ था पाकिस्तान और बिल्कुल इंडिया का, और उसमें जो थ्रो करके डिसाइड करना था आखिरी में, क्योंकि उस टाइम सुपर ओवर एग्जिस्ट नहीं हुआ करते थे, तो वो थ्रो बिल्कुल करके डिसाइड करना था। और हर बंदे का जो एक्साइटमेंट, आप कोई भी देखो, किसी से भी पूछ बिल्कुल लो, रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान, हरभजन सिंह, जो भी उस टीम में थे, सब ये बताते हैं कि वो एक अलग ही मूवमेंट था उनके उनके जिंदगी में भी, और पूरे भारत के लिए भी अलग ही मूवमेंट था वो। बिल्कुल। बिल्कुल और अलग दादा, हाँ। पाकिस्तान ही वो टीम थी जिनको हमने फाइनल में मात दी थी, बड़ा मजा आया था। और इरफान पठान जो नहीं, है वो वो तो देखिए, उसमें वो तो हम मैन फाइनल ऑफ की द बात करेंगे ही अच्छे से, लेकिन रन आउट, वो जो सुपर ओवर और वो जो 6-6 थे, आप लोगों के लिए कौन से मूवमेंट है इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन मूवमेंट्स में से कहे जा सकते हैं? मेरे दादा, लिए तो मैं अगर मेरे जी लिए सबसे बड़ा मोमेंट युवराज सिंह ने जो स्ट्रेट ब्रॉड को 6 छक्के जो लगाए थे, वो सबसे बड़ा मोमेंट था, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड उससे पहले कभी बना नहीं था T20 क्रिकेट में, या अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में। इसलिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा और शानदार मोमेंट वही था, युवराज सिंह वर्सेस स्ट्रेट ब्रॉड वाला। वही सबसे बड़ा मोमेंट मेरे लिए था, 6 छक्के वाला। अब सूरज जी का पता नहीं कौन सा मोमेंट है, जी, लेकिन मेरा मैं तो यही। अगर अपना खास मोमेंट बताऊं तो जो जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर डाला था, वो क्या मतलब मजेदार ओवर था। मिस बाउलर जैसे बैटर क्रीज पर मौजूद थे, मैच कहीं भी जा सकता था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ एस शीर्षक ने कैच पकड़ लिया, वरना इन बाउंड्री के बाहर और भारत को हाथ का सवाल चकना पड़ सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बट इंडिया ने ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। सॉरी, मतलब इंडिया ने ये मुकाबला ओ बड़ी भाई, अच्छी तरह से फॉर्चुनेटली जीत बोल दो लिया। भाई, आप सॉरी। पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं हो। और इंडिया ने ये मुकाबला बड़ी अच्छी तरह से जीत लिया। सूरज और सूर, जब सूरज भाई, आप क्या पाकिस्तान से हो या भारत से हो क्या? आप कहना क्या है आपका? दोनों नहीं दोनों टीम की तरफ से खड़े हो, क्या कॉमन हो क्या, या भारत के पाकिस्तान के हो? नहीं, एज द इंडियन, बड़ा मतलब मैं कहना यही चाहता था कि ऐसा मतलब हुआ है तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली निकल गया, क्योंकि मतलब हाँ थोड़ी वो। पाकिस्तान से थोड़ा सा। जी हाँ, वो अंग्रेजी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। हाँ। चलिए आगे हाँ चलते हैं और बात करते हैं 2007 का वो वर्ल्ड कप।
उसके बाद देखिए कई सारे इवेंट रहे हमने जो है भारत के जो है स्पोर्ट्स हिस्ट्री में देखे हैं, अभिनव बिंद्रा जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो है गीता फोगट ने जो है वुमेन्स रेसलिंग को जो है जिस तरह से नई पहचान दे दी थी, कॉमनवेल्थ में जाके गोल्ड मेडल 2010 का जो भारत में ही हुआ था, कॉमनवेल्थ दिल्ली में गेम्स हुए थे, तो किस तरह से वो गोल्ड मेडल उन्होंने लाया था, लाजवाब गोल्ड मेडल वो जो अर्जित किया था उन्होंने जबरदस्त तरीके से। क्या कहेंगे उस बारे में सूरज भाई आप? स्पेसिफिकली जो दंगल मूवी है वो भी उसी के बारे में बनी हुई है, जिस तरह से गीता फोगाट की जर्नी है। उसके बाद तो देखिए वुमेन्स जो रेसलिंग है वो कहाँ तक पहुंचा कि 2016 में हमने ब्रॉन्ज मेडल लाते हुए देखा हमने साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक्स में। और 2020 से जो है हमारी कई वुमेन्स बेहतरीन खेली है रेसलिंग में। तो अब तो देखिए वुमेन्स का जो है रेसलिंग में काफी नाम हो चुका है, जैसे विनिश फोगाट है, आपके पास कई सारे नाम है, साक्षी मलिक ऑफ कोर्स आप जो कभी नहीं बोलते 2016 का रियो ओलंपिक्स जो हुआ था वहां पे। उसके अलावा देखे तो और बहुत सारे नाम हैं जो वुमेन्स रेसलिंग को मिले उस इवेंट के वजह से, उस गोल्ड मेडल के बिल्कुल वजह से। बिल्कुल दादा। क्या कहेंगे उस बारे में हाल सूरज ही में एक नया नाम सामने आया है, अंतिम पंगल। आप बिल्कुल नहीं भूल सकते उसे। उन्होंने अपनी चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली है और वो ऐसी पहली वुमेन्स है जिन्होंने 2 बार ये चैंपियनशिप जीती हो और अपनी चैंपियनशिप रिटेन की हो। तो आपने बात की गीता फोगाट की, बिल्कुल वो एक बहुत बढ़िया रेसलर थी। उनको मतलब उनके फैमिली में ऐसा था कि जो भी मांस मटन थे वो खाना अलाउ नहीं था, लेकिन खास करके उनके पिता का बहुत बड़ा सपोर्ट जी हाँ, था। महावीर जी फोगाट जिनका जो बहुत बड़ा रोल रहा है हाँ, उनका बहुत सभी बड़ा उस रोल पूरे रहा। फैमिली में जो है, फोगाट फैमिली में जो है रेसलिंग को बहुत बढ़ाने का, लड़कियों को रेसलिंग बनाने सिखाने का बिल्कुल बहुत रोल उन्होंने रहा है। उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये लड़की है तो मैं इन्हें रेसलर नहीं बनाऊंगा। और ऐसा वो करते थे कि अपनी बेटियों को हमेशा जो है वो बॉय से लड़वाते थे और वो लड़ती भी थी और जी बड़ा हाँ, मजा आता आपको था। याद होगा जो हरियाणा में जो दंगल होता था, तो वो लड़की दंगल देख खेलने गई है, उस पूरे उसके ऊपर उन्होंने मार्केट किया था। और पहला मैच जिस तरह से उन्होंने लड़ा था एक लड़के के विरुद्ध खेलते हुए, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से लड़ा था। बिल्कुल। तो ऐसे कई रेसलर हैं जो हमारे लिए बहुत बढ़िया नाम साबित हो सकते हैं। अभी हाल ही में अगर बड़े इवेंट में अगर देखें, WWE जैसे इवेंट में नहीं, वो हमारे तो हालांकि रेसलर्स ने काम किया एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट हो गया, कविता वो तो देवी देखिए ने। उसके ऊपर तो हम बात ही ना करें तो बेहतर है, वो तो हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी नहीं आता है, नहीं वो नहीं, एंटरटेनमेंट है स्पोर्ट है। बेशक स्पोर्ट इंडस्ट्री में नहीं, बट हमारे कंट्री को वहां पे रिप्रेजेंट किया है कविता देवी ने। हाँ बिल्कुल, कविता देवी ने रिप्रेजेंट किया बिल्कुल, तो हम बिल्कुल 2011 का वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स ये एक और ऐसा मौका था जहां पर भारत को बहुत इंतजार था, 28 साल लगे वर्ल्ड कप वनडे आते आते, दूसरा वर्ल्ड कप जीतने आते आते। और घर में वर्ल्ड कप जीतने का एक अलग ही सुकून होता है। यहीं पे वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, जहां पर अभी भी मैं इस समय हूँ, वो वर्ल्ड कप हमने जीता था। और एक कार्निवल सा माहौल बन गया था उस वर्ल्ड कप में। आप लोगों के जो टॉप मोमेंट्स है उसके बारे में आप आपसे राय लेना चाहता था। हाँ, अगर मैं अपने टॉप मोमेंट्स के बारे में अगर शेयर करूँ तो क्वार्टर फाइनल जो था वो बहुत ही बढ़िया और मजेदार था। ऐसा लग नहीं रहा था क्या शायद मतलब 261 और का जो युवराज सिंह टारगेट के है लिए भारत। पर्सनली वो क्वार्टर फाइनल मतलब इतने सारे हेजिटेशंस, उल्टियां जो भी उनको मैच के बिल्कुल दौरान हुई, उसके बावजूद उन्होंने जो कंटिन्यू किया है, जो विल पावर दिखाई है, जो फाइट किया, जबरदस्त। बिल्कुल कमेंटेटर बिल्कुल बोलते थे रहना अभी भी है ना। तो जिस तरह से उन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलके वो पार्टनरशिप की थी, और लाजवाब। जो आज मिडिल ऑर्डर की बना था भारत का, अब देखिए मिडिल ऑर्डर बिल्कुल हमारा कितना कमजोर नजर आता है। उस समय तो देखिए क्या ही मिडिल ऑर्डर, क्या ही टीम हुआ करती थी कि आप रैना, युवराज, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स पर डिपेंडेंट हो जाते थे कि आपको कोई और। टॉप ऑर्डर भी बहुत स्ट्रांग था, गंभीर, सहवाग, सचिन। उसके बाद आपके पास नंबर 4 पे कोहली आते थे, युवा खिलाड़ी हुआ करते थे उस समय पे। फिर आपके बिल्कुल पास रैना, युवराज, धोनी। नंबर 7 तक तो आपके बैटर्स ही थे। और फिर आपके जो बॉलर्स भी थे वो भी बहुत अच्छी तरह से बैटिंग करना जानते पर, थे, पर जिसमें दादा आप खास करके हरभजन सिंह का नाम युवराज ने ले सकते हैं, जो बहुत युवराज ने अच्छी थ्रू आउट बैटिंग टूर्नामेंट कर बहुत सकते अच्छा थे। परफॉर्म किया है उस वर्ल्ड कप में।
जी जी। और ये जो हमारी टीम थी जबरदस्त थी। पलाश भाई, ऑफकोर्स पलाश भाई आपके बारे में, पलाश भाई अभी आप वर्ल्ड कप के बारे में ही बात कर रहे थे जैसा कि मैं बोल रहा था, और आप बोला 2011 के वर्ल्ड कप की जो टीम बनी थी यार, मतलब नंबर 10 नंबर 11 तक आपके पास बल्लेबाजी करने लायक बैटर थे। क्या टीम थी वो, मतलब एक इंडिया ने फीलिंग दे दी थी कि भाई हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। जी हाँ, देखिए वहाँ पर उस दौरान यदि हम देखें तो बल्लेबाजी भी 11 नंबर पर थी, 11 नंबर तक थी, और गेंदबाजी भी देखें तो 9 नंबर तक गेंदबाजी थी। वहाँ से यदि देखें तो धोनी और गौतम गंभीर छोड़कर बाकी सब गेंदबाजी कर सकते थे। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उसके अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सुरेश रैना, और सुरेश रैना के जगह पर कभी कभी यूसुफ पठान खेलते थे, तो यूसुफ पठान भी गेंदबाजी कर सकते थे। यूसुफ पठान। तो बिल्कुल, तो सभी वहाँ पर यदि देखें तो दोनों तरह से दोनों तरफ मजबूत थी। तीनों विभाग में यदि हम देखें तो तीनों विभाग में मजबूत थी। फील्डिंग, बॉलिंग और बल्लेबाजी, तीनों विभाग में भारतीय टीम उस समय पर मजबूत थी, और इसी वजह से नतीजा वो रहा कि भारत के हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई। आकाश भाई, आपके लिए कैसा, कौन सा लम्हा था जो पूरे वर्ल्ड कप में आपको हमेशा याद रखेंगे 2011 के? देखा जाए तो फाइनल का मुकाबला मैं याद रखूंगा। फिर थोड़ा जो सचिन पहले गंभीर ने विनिंग खेली थी, उसके बाद धोनी आए और लास्ट में, और उन्होंने अंत तक लेके गए और फिनिश किया मैच को 6 लगा के। और जी हाँ, काफी मुझे लगता भुला देने है वाला कि हर मोमेंट्स नहीं भारतीय, है। जी हर भारतीय के कानों में रवि शास्त्री के वो और वर्ड्स अभी हेलीकॉप्टर भी शॉट घूमते धोनी का। होंगे, धोनी फिनिशेस इन स्टाइल। वो जो वर्ड है वो बिल्कुल हर भारतीय के जो है जी हाँ। कानों में जो है घूमते होंगे। जिस तरह से उन्होंने जो छक्का लगाया था वो देखिए जबरदस्त। देखिए अभी भी जब वर्ल्ड कप शुरू होगा ना, तो ऐड पर यही दिया जाएगा, जो रवि शास्त्री का आवाज जी ही हाँ जी हाँ, दिखाया जो जाएगा रवि आपको शास्त्री ऐड का वो में। आवाज था, धोनी फिनिशेस इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द जी हाँ, वर्ल्ड कप वही आफ्टर वही 28 आपको इयर्स। दिखेगा जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। वो तो बिल्कुल आपके जो है नजर आपके इधर रहेगा, बिल्कुल आपके यही निगाहें रहेगी। बिल्कुल। ये और जो ऑल इंडिया रेडियो के लिसनर्स थे, जो वहाँ पे सुन रहे थे, वहाँ पे लेजेंडरी कमेंटेटर, और अभी भी वो लेजेंडरी ही है, विनीत गर्ग जी वो फाइनल में कमेंट्री कर रहे थे, वहाँ पर भी मैंने कुछ ओवर्स देखे थे, क्या मजा आया था उनकी भी कमेंट्री सुनने में। शंकर प्रकाश जी उनके साथ थे, मुझे अभी भी याद है। और शंकर प्रकाश का तो ब्लाइंड क्रिकेट से भी बहुत अच्छा संबंध है। हमेशा से नागेश ट्रॉफी को कवर करने आते रहते हैं, शंकर प्रकाश ही होते हैं जो कमेंट्री करते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। अभी तो देखिए हमने बात करी काफी सारी ये वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के बारे में। 2000 जो है 11 के बाद 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी आया, एशिया कप भी आया, भारत ने काफी क्रिकेट में भी अचीव किया। और हम बाकी स्पोर्ट्स में भी उठा के देखें तो भारत ने वो लगातार अचीव किया। बैडमिंटन में देखिए जिस तरह से साइना नेहवाल का राइज आया, ब्रॉन्ज मेडल जो उन्होंने अर्जित किया, और सानिया सानिया मिर्जा, जो ये दो बन गई, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा, जब जिस तरह से इन्होंने टेनिस में और बैडमिंटन दोनों अपने रैकेट स्पोर्ट जिसमें भारत की टीम उतना ज्यादा अच्छा भारतीय के प्लेयर नहीं आते थे, धीरे धीरे बीच बीच में एक आध प्लेयर आते थे, जैसे महेश भूपति आ गए थे बीच में, रोहन गोपन्ना, लिएंडर पेस जैसे प्लेयर आ गए थे। पर जिस तरह से उस गेम को जो है अलग ग्लोरी पे, जैसे आज भी अगर आप किसी से पूछे तो सानिया मिर्जा क्या कौन है, तो लोग भारत के पहचान लेंगे कि सानिया मिर्जा कौन है। और किसी से पूछे कि साइना नेहवाल कौन है, तो वो भी भारत के लोग पहचान लेंगे कि साइना नेहवाल कौन है। तो ये एक अलग लेवल का वो 2012 का लंदन ओलंपिक्स में जो है भारत के लिए दोनों का प्रदर्शन रहा था। अब जो मेडल्स उन्होंने अर्जित करे थे, क्या कहेंगे उस बारे में आप, सूरज भाई, पलाश जी, आप लोगों के लिए कितने मतलब कितना मैच को टर्न करने वाला था? क्योंकि उसके बाद तो देखिए बैडमिंटन में भारतीय लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई है। देखिए अनमोल जी, साइना नेहवाल जो है वो हमेशा से अच्छी प्रदर्शन करते आ रही है। और जिस तरह से आपने 2012 की बात की, काफी प्राउड मोमेंट था। मैं उस वक्त स्पोर्ट्स उतना फॉलो नहीं करता था, क्रिकेट की तरफ ज्यादा लगाव था, पर मैं न्यूज़ सुनता था।
और उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो साइना नेहवाल का नाम सुना था और बड़ा अच्छा लगा था न्यूज़ सुनकर कि उन्होंने हमारे लिए मतलब ओलंपिक में मेडल जीता है। अगर कैसे किसी भी इवेंट में हो, अगर आप ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट पर कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हो, गोल्ड या फिर सिल्वर भी जीतते हो, तो या फिर ब्रॉन्ज भी जीतते हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट साबित होता है, प्राउड मोमेंट साबित होता है पूरे कंट्री के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। पूरे कंट्री के लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है। आगे चलते हैं, बात करेंगे। काफी सारे स्पोर्ट इवेंट्स रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे हमारे हॉकी टीम के अचीवमेंट्स रहे हैं। अब हम जिस तरह से हॉकी में ओलंपिक्स में 2021 के ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, बहुत सालों बाद जो ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है हॉकी में। सूरज भाई। और अनमोल जी, 2021 पर हम आए, लेकिन हमारे ब्लाइंड स्पोर्ट्स भी हम ब्लाइंड स्पोर्ट्स की भी हम बात कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे ब्लाइंड क्रिकेट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और लगातार वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं, ब्लाइंड क्रिकेट में लगातार वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाँ बिल्कुल, ऑफ पहले, कोर्स सही। आपने बहुत सही टाइम पे मुझे इंटरप्ट किया। 2014 जो बिल्कुल 12, 2014, 2018 और 2017 के जो वर्ल्ड कप्स रहे थे, भारत बिल्कुल हमारे लिए अनफॉरगेटेबल थे। हालांकि ये वाला जो वर्ल्ड कप है, इस पे आप डिस्प्यूट ला सकते हो क्योंकि पाकिस्तान नहीं था और जो बिल्कुल। पाकिस्तान की कमी थी वो खली। और देखिए आपने इब्सा वर्ल्ड गेम्स में क्या हुआ, पाकिस्तान की कमी कैसे खली कि आपकी टीम को ओ, क्या। अब मैं आगे आगे नहीं बोलना चाहता, हम पॉजिटिव चीजों पे बात करें तो पॉजिटिव की तरफ बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल 2012 के वर्ल्ड कप का जो स्पेशल मोमेंट्स ऑफ कोर्स रहे, 2012 वर्ल्ड कप, 2016 वर्ल्ड कप, 2014 वर्ल्ड कप, 2018 वर्ल्ड कप और 17 वर्ल्ड कप भी जबरदस्त स्पेशल। 2017, 2014, 2012, 2018 बहुत स्पेशल मोमेंट्स रहे भारतीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ पे लगातार हमारी टीम ने बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है, जबरदस्त तरीके से खेल के दिखाया। और जहाँ बिल्कुल पे ऑफकोर्स शिखर नायक जो कि पहले भारत के कप्तान हुआ करते थे, उनका रोल इस टीम को बिल्ड करने में बहुत रहा है। आप मानो या ना मानो, शिखर नायक एक B1 खिलाड़ी हुआ करते थे और B1 होके भी उन्होंने जिस तरह से भारतीय टीम की कप्तानी की, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को उठाया है, जिस तरह से भारतीय टीम को बनाया है, जिस तरह से एज अ कैप्टन उन्होंने टीम को लीड किया, जबरदस्त था। उसके बाद ऑफकोर्स अजय रेड्डी ने जो है मोमेंटम संभाला आगे। जो उनको विरासत थी, जो विरासत शिखर नाइक ने छोड़ी थी, वो विरासत अजय रेड्डी को मिली। अजय रेड्डी ने उस विरासत को संभाला। हालांकि अब पता बिल्कुल नहीं है कि आगे किसको मिलेगा वो विरासत, पर जो अजय रेड्डी बिल- ने विरासत को लिया, वो विरासत जो थी, जैसे हम जितना मान हम दादा को देते हैं भारतीय बिल्कुल क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में, नॉर्मल क्रिकेट में, मुझे लगता है उतना ही मान तो आपको शिखर नायक को भी देना होगा बिल्कुल ब्लाइंड क्रिकेट में भी। अभी वो खिलाड़ी गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं, कहाँ है शिखर नायक किसी को भी नहीं पता है। बहुत ज्यादा बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है कि इस तरह के कप्तान को भारत के अभी कहाँ पे हैं, कुछ कुछ भी नहीं पता हमें उनके बारे में। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को खड़ा किया है, वो जो ग्लोरी ईयर्स थे, वो भारतीय क्रिकेट के जो ग्लोरी टाइम था ब्लाइंड क्रिकेट का, उन्हें लाने के जो पीछे कप्तान का हाथ था, जो ब्रेन था, वो ऑफकोर्स शिखर नायक का था। जिस तरह से वो कप्तानी किया करते थे और एज अ B1 जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाला हुआ था। आप सब जानते हैं कि B1 के लिए टीम को संभालना कितनी ज्यादा बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से टीम को संभाला है, जबरदस्त और लाजवाब है। आप लोग क्या कहेंगे शिखर नायक के बारे में? पलाश जी, सूरज जी, आकाश जी, आप तीनों भी ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। सब जानते हैं कि B1 जब कप्तान होता है तो उनके पार्शियली प्लेयर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उन्होंने तो B1 होकर भी जिस तरह से टीम को बनाया है, मतलब ऐसा ज्यादा जरूर दिखा भी नहीं कि पार्शियली प्लेयर्स, जब वो सिर्फ फील्ड सेट करते थे पार्शियली प्लेयर्स, लेकिन सारे डिसीजन जो ब्रेन था, दिमाग था, वो इनका चलता था। और जिस तरह से जी उन्होंने हाँ, टीम बनाई थी। यही यही कह सकते हैं। जिस तरीके से आ, भले ही विराट कोहली कप्तान थे एक जमाने में, जब रोहित शर्मा के पहले, उस दौरान जिस तरीके से दिमाग चला रहे थे MS धोनी, ठीक उसी प्रकार यही B1 का भी वैसा ही काम होता था। B1 कप्तान भी थे और दिमाग भी चला रहे थे। भले ही पार्शियली ब्लाइंड फील्डिंग लगा के उनको फील्डिंग सेट करके दे रहे थे, लेकिन जो डिसीजन होता था वो उनका होता था। जो जो B1 प्लेयर कप्तान थे, शिखर नायक की जैसे आपने बात की,
जिस तरीके से उनका जो ब्रेन चल रहा था, उनका दिमाग जो चल रहा था, समय समय पर माइंड काम करना, समय पर ठीक ठाक डिसीजन जो अपने टीम के हित में जो डिसीजन काम में आए, उस तरीके का डिसीजन लेना, किस प्लेयर को बाहर बिठाना है, किस प्लेयर को अंदर लाना है, समय पर वो डिसीजन लेना, समय पर डिसाइड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और ये कमाल है और लाजवाब भी है, क्योंकि इस तरीके का माइंड उनका और शांत स्वभाव के, और जिस तरीके से उन्होंने अपने नेतृत्व में टीम को आगे लेकर गए और ट्रॉफियाँ ला कर दी देश के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी ये ट्रॉफी है और बहुत बड़ा ये सेलिब्रेशन भी था देश के लिए। जी काफी। और उसके बाद भी देखिए जिस तरह से राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स, युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर्स ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़े हैं, जो अचीवमेंट शिखर नायक ने करके दिया, जो ब्लाइंड क्रिकेट जो है डार्क स्पॉट में था, उस डार्क स्पॉट को जो है व्हाइट स्पॉट में लाने में उनका जो है रोल है, बहुत सारे लोग का रोल रहा है। जैसे जॉर्ज इब्राहिम सर थे, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट को शुरू ही किया, ब्लाइंडों की जो एक क्रिकेट वाली जो है शौक, जो ख्वाहिश हुआ करती थी, उनके उनके पीछे दिमाग उनका रहा, जिस तरह से उन्होंने काम किया था। उसके बाद तो फिर 1998 का वर्ल्ड कप होस्ट करना, उसके बाद देखे जिस तरह से धीरे धीरे सब कुछ होना, वो लाजवाब रहा। उसके बाद शिखर नायक का आना, जिस तरह से मतलब आपने टीम बनाई, लेकिन टीम को जीतना किस कप्तान ने सिखाया? शिखर नायक ने सिखाया। तो शिखर नायक का जो रोल था भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम में बहुत था। अनफॉर्चुनेटली अब हम उनको काफी जो है याद करेंगे। ऑफ कोर्स पूरे ब्लाइंड क्रिकेट में जो भी लोग ब्लाइंड क्रिकेट को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनको भी पता है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट में सही ग्लोरी भारत को किसी कप्तान ने लाकर दी, तो वो शिखर नायक ने लाके दी थी। आगे चलते हैं, काफी सारे इवेंट्स पे बात करेंगे। अभी हमने बात करी थी इधर ब्लाइंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ब्लाइंड क्रिकेट की। पैरा ओलंपिक्स में भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से पैरा ओलंपिक्स में हमारी टीम ने खेलने शुरू किया है, जिस तरह से 2016 में रियो में हमने 3 मेडल जीते थे, 2021 में टोक्यो में जिस तरह से बाकी हमारे जो नॉर्मल एथलीट्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, हम भी नॉर्मल एथलीट्स हैं, बस हम डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो हमारे डिफरेंटली एबल्ड यानी कि पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स ने और जबरदस्त प्रदर्शन किया, और उस जो प्रदर्शन में काफी सारे अच्छे अच्छे प्रदर्शन हमें देखने मिले। काफी कुछ हमने जो है देखा, जैवलिन थ्रो से लेके हमने बैडमिंटन तक बेहतरीन प्रदर्शन देखा है। बवीना बेन पटेल, इनको कौन भूल सकता है? पूरे पैरा ओलंपिक्स में इनका प्रदर्शन कौन भूल सकता है? और जितने भी प्लेयर्स आप उठा के देख ले पैरा ओलंपिक्स में, सुभाष जी अगर हम बात करें, जो कि ऑफ कोर्स बैडमिंटन में जो है सुबोध भगत और जैसे इतने सारे प्लेयर जो बैडमिंटन से निकले हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिया, जो है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, आप उठा के देख ले, जिनका प्रदर्शन जो है जबरदस्त रहा है। और पूरे पूरे अगर हम देखें तो बैडमिंटन या फिर पूरे हर तरह पैरा ओलंपिक्स में भी देखें, देवेंद्र झझारिया को कोई नहीं भूल सकता, जिस तरह से उन्होंने जावलिन थ्रो में अपना नाम जो है वो अजरामर कर लिया था। पावर लिफ्टिंग में मरियप्पन जैसे खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था। कितने सारे नाम है, आप उनके नाम भी ले ले तो भी जो है बहुत लंबा होता जाएगा वीडियो। पर जो मूवमेंट्स हमें दिए हैं इन पैरा ओलंपिक्स पैरा एथलीट्स ने, वो भी जबरदस्त रहे। और काफी सारे जो है और मूवमेंट आए भारतीय हिस्ट्री में। अब अगर हमने कुछ मूवमेंट छोड़ दिए हों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। आप लोग कोई मूवमेंट कहना चाहेंगे, सूरज भाई, पलाश भाई, आकाश भाई, कि कौन सा मूवमेंट है जो हमें बताना चाहिए इस पूरे के पूरे इवेंट जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, जी हाँ, तो हाँ इसलिए। मुझे लगता है कि चलिए हम एंड करेंगे अजंता, एक शरद एक कमल, लास्ट मनिका मैं बत्रा की बातें यहाँ पे करते हुए। बात कहना चाहूंगा। हम एक मोमेंट को छूट रहे हैं, एक और टारगेट हमने अचीव किया है, वो है अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है, नहीं जो देखिए, हाल अंडर ही में अभी 19 तो विमेन। छोड़ दीजिए यार, ये तो अब नहीं नहीं। देखो अंडर 19 तो, अब देखो ऐसे तो हाँ भाई भारत में क्या अंडर 19, तो अंडर एज ग्रुप के तो हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत कुछ हुआ है।
आप अगर देखें हाँ तो अंडर नहीं 21 नहीं यूथ मतलब फर्स्ट ओलंपिक टाइम क्या जो है, क्या नहीं फर्स्ट टाइम होता है। इस बार वुमेन्स का हुआ है ना, जी इसीलिए मैं थोड़ा सा फिर वैसे इस चीज को वैसे अगर हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे अगर मुझे कहा लगता जाए है तो हालांकि हमने उस दिन हमने भारतीय हमारी महिला टीम वहाँ पे फाइनल जीता। हाँ, मैं इसी चीज को हाईलाइट करना चाहता था कि फर्स्ट टाइम जो है वो इस साल अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ वुमेन्स का, और वो हमने खिताब जीत लिया शेफाली हाँ, वो वर्मा भी की हमारे लिए बिल्कुल एक कप्तानी में। अचीवमेंट रहा अंडर 19 यस। वाला। बिल्कुल अगर हम बात करें टेबल टेनिस के जो है ग्लैमर की, टेबल टेनिस के बारे में, क्योंकि हमने बात करना भूल गए थे यार, तो अजंता शरत कमल जो 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 वो लेजेंड हैं भारतीय टेबल टेनिस के, उनके दम पर आप देखिए आजकल तो इंडिया में टेबल टेनिस लीग भी चलती है। तो वो उनका जो है, उनका जो प्रभाव रहा टेबल टेनिस में जबरदस्त था। उन्होंने ग्लैमर दिया। विश्वनाथन आनंद, जिनको आप नहीं भूल सकते, पूरे चेस कम्युनिटी में, भारतीय चेस में असली ग्लैमर अगर किसी चेस प्लेयर ने लाया है, कि बिल्कुल, मैं भारत यही चेस कहना का चाहता कि इन्वेंटर है। इंटरनेशनल चेस कंपटीशन उसके ही बारे में मैं बात करने वाला था। हाँ वो भी हम जो उसका भी जो अचीवमेंट रहता है वो जी थोड़ा सा जी मिस कर जी। रहे थे हम। हाँ, और जिस तरह से विश्वनाथन आनंद ने चेस में ग्लैमर लाया था, जबरदस्त था। उसके अलावा हम बिल्कुल देखें देखिए तो भारतीय मैं चेस इसी हिस्ट्री में प्रज्ञानंद ने जिस तरह से अभी यस अभी प्रदर्शन किया, प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने अभी अभी वर्ल्ड वर्ल्ड कप खेला, चेस में सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया। अंतिम मुकाबला मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध खेला, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है, और अंतिम राउंड तक वो मैच खेला। तो बिल्कुल प्रदर्शन उनका भी जबरदस्त रहा था। बहुत क्लोज एक्चुअली सीन रहा है, लेकिन मुझे लगता है काफी इवेंट्स पर हमने बात कर लिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बाकी बाकी खेलों में भारत ने ठीक ठाक एक लास्ट अचीवमेंट बात किया है। अगर दादा अभी मैं बहुत कहूँ, इम्प्रूवमेंट की हमने गुंजाइश जो है वो विमेंस है। चेस में मुझे लगता है मैं यही है। कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पो आप जानते होंगे कितना बड़ा नाम है, पर कोनेरू हम्पी के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है हरिका द्रोणावली, जिन्होंने जी हाँ चेस को जी अभी हाँ, भी बनाए पुणेरू रखा हम्पी है। के बाद जो है, पुणेरू हम्पी ने वुमेन्स चेस में जो है हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट खोले, और अब ध्रुविका ने जिस तरह से हमारे लिए किया है प्रदर्शन, यस जबरदस्त जबरदस्त। बहुत सारे हैं एक्चुअली, अगर हम बात करने जाएंगे तो लगता है 4-5 घंटे भी हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें समाप्त कर देना बिल्कुल चाहिए वीडियो को। समाप्त कर देते बिल्कुल। हैं पलाश जी। धन्यवाद जी सभी का हाँ जो हमारे साथ आए थे, बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे और साथ अभी सभी जुड़े। व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कमेंट करते रहिए, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर आप सजेशंस भी अगर कोई हमें देना चाहते हैं वो भी ऑब्वियसली दे सकते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी।